अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा जो नया लेक्चर है वो है थर्मोकेमिस्ट्री पर। चैप्टर नंबर 11 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मिस आप जो है वो केमिस्ट्री पर वीडियोस बनाएं, क्योंकि बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा हमें मिल जाते हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर, तो केमिस्ट्री की रीडिंग नहीं मिलती है, तो आप केमिस्ट्री की जो है ना वो वीडियोज़ बनाएं। तो वैसे तो बायो का भी वन शॉट नहीं मिलता है कहीं भी यूट्यूब पर, लाइक बुक रीडिंग से नहीं मिलता है। मैंने देखी भी है पूरी यूट्यूब से, है ना। मतलब अगर मिलता भी है तो वो आपको तकरीबन समझें कि 8 से 9 वीडियोस में पूरा चैप्टर कवर करवाया हुआ होता है, एक वन शॉट नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला मैं बायो को भी कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि मेरे पास बायो की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री की और फिज़िक्स की भी जो है वो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती है। तो हम लोग जो है वो बग़ैर लेट किए सबसे पहले वही रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफरेंस एज हीट ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको हम थर्मल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि आपके पास हीट एनर्जी जो है वो एक चीज़ में से दूसरी चीज़ पे ट्रांसफ़र हो रही हो, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल जो है वो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसमें से जो भी केमिकल एनर्जी एज अ हीट निकल रही हो, तो उसको भी हम थर्मोकेमिस्ट्री का ही नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं ताकि अब हम इसी पेज पर ज़्यादा फोकस करें। अच्छा जी, थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड है और थर्मो रिप्रेजेंट करता है हीट को, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा। और डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब कि फ्लो और मूवमेंट, किसी चीज़ को मूव करना। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब है हीट का मूव करना, हीट का फ्लो करना, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान हीट का निकल जाना, हीट का ट्रांसफ़र हो जाना, उसको, उसकी स्टडी को हम नाम देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। थर्मोडायनामिक्स इज एन इसेंशियल branch of science which deals with the study of intertransformation of heat, work and other forms of energy. Thermodynamics हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म होना, हीट का, वर्क का या फिर और तरह की एनर्जीज का, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स के ऊपर। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हमारे पास क्या क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हमारे पास होता है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड फर्दर मोर। अभी हम लोग पहले सिस्टम की बात करेंगे कि सिस्टम क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि सराउंडिंग क्या होती है, और फिर हम समझेंगे कि जो होती है बाउंड्री वो क्या होता है। अच्छा देखिए, सिस्टम क्या होता है। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ फिक्स आइडेंटिफाई अराउंड विच वी कैन ड्रॉ बाउंड्री। एक चीज़, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये मेरा घर है और ये इसके साथ मैंने एक दायरा खींच दिया। अब मेरे घर में कोई काम हो रहा है, तो मेरा घर सिस्टम है, यानी कि सिस्टम के ऊपर काम परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है, सिस्टम के ऊपर काम परफॉर्म हो रहा है। और ये एक जो है एक फिक्स आइडेंटिफाइड क्वांटिटी है जिसके ऊपर, या फिर एक चीज़ है जिसके ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं, ये सिस्टम है। जैसे कि इट इज़ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स विच इज़ अंडर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, डिबेट एंड सेपरेट फॉर्म सराउंडिंग बाय एन इमेजिनरी और रियल सरफेस एंड कैन चेंज इट्स शेप, साइज और इज कॉल्ड अ सिस्टम। एक ऐसा पार्ट होता है यूनिवर्स का, सिस्टम, जिस पे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंटल डिबेट कर रहे होता है, यानी कि डिफरेंट लोग अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर उसकी सराउंडिंग को हम लोग खुद से इमेजिन करते हैं, या फिर वो रियल सरफेस पर होती है। लाइक हम जैसे आइडियल गैस लॉ हमने पढ़ा है फिजिक्स में, तो आइडियल गैस लॉ क्या है, जस्ट एक इमेजिनरी हमारे पास इंजन है ना, जो कार्नोट इंजन है। तो वो जो कार्नोट इंजन है वो एक्चुअली में क्या है, हमारे पास एक इमेजिनरी इंजन है। इसी तरीके से आइडियल गैस भी एक इमेजिनरी गैस है, क्योंकि उसमें से कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है। इसी तरीके से कार्नोट इंजन में भी कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है। तो ये सब इमेजिनरी है, जबकि अगर हम उसको एज अ लाइक प्रैक्टिकल में चीज़ करें तो वो फिर हमें जो है वो उसमें से कोई ना कोई लॉस ज़रूर हो रहा होता है प्रैक्टिकल में, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि सराउंडिंग आप उसकी इमेजिनरी भी कर सकते हैं, रियल भी कर सकते हैं, और वो अपना साइज़ वगैरह भी शेप चेंज कर सकता है, तो उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। उर्दू में सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, वो चीज़ कहलाती है सिस्टम, ठीक है जी।
अच्छा, अब हम लोग आते हैं सराउंडिंग्स पर। सराउंडिंग्स के बाद हम आएंगे बाउंड्रीज पर, फिर उसके बाद ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सराउंडिंग एवरीथिंग आउटसाइड द एबिलिटी सिलेक्टेड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम दैट अफेक्ट द सिस्टम और इट्स अफेक्टेड बाय इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या है, उससे पहले हमें बाउंड्री को समझना पड़ेगा। तो हम बाउंड्री की तरफ पहले चल लेते हैं, क्योंकि अगर हम बाउंड्री को समझेंगे तो फिर आप लोगों को ना सराउंडिंग ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, बाउंड्री क्या होती है हमारे पास? देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझाती हूँ। ये हमारे पास है जिसके ऊपर काम हो रहा है सिस्टम। सिस्टम के इर्द गिर्द एक बाउंड्री है जिसको हम देते हैं नाम बाउंड्री का। अब ये वाली सारी स्पेस सराउंडिंग्स है। ये सिस्टम के इर्द गिर्द बाउंड्री से सारा इर्द गिर्द सराउंडिंग्स, ठीक है। फिर से लेकिन हम लोग जो है ना वो इसको भी रीड कर लेते हैं सारा। इन अ फिजिकल रियल और कॉन्सेप्चुअल इमेजिनरी क्लोज सरफेस दैट सेपरेट अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, वो चीज़ जो कि सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, बीच में एज अ लाइन वर्क कर रही है, उसको हम बाउंड्री का नाम दे रहे हैं। For example, if a reaction between zinc dust and dilute hydrochloric acid is carried out in a container, अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जिंक डस्ट की फॉर्म में, और उसको हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं। कह रहे हैं द कंटेंट ऑफ कंटेनर, यानी जो इस कंटेनर के अंदर जो चीज़ें हैं जैसे कि जिंक है और HCl है, तो वो हमारे पास है सिस्टम, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक मास है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। पीछे हमने सिस्टम की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके पास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर फिक्स्ड आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं द एंटायर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द वॉल एंड एम्प्टी पार्ट ऑफ द कंटेनर स्पेसिफाइज इट्स सराउंडिंग। अब ये सारी चीज़ें जो एम्प्टी है या फिर हमारे पास जो सारी वॉल्स हैं, ये हमारे पास क्या है? सराउंडिंग है। और वो चीज़ जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रही है, सिस्टम को और सराउंडिंग को, उसको हम लोग बाउंड्री का नाम देते हैं। अब हम सराउंडिंग्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास लिखा है वो हर चीज़ जो कि बाउंड्री से बाहर है, या तो वो सिस्टम को अफेक्ट कर रही है या सिस्टम उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको हम सराउंडिंग का नाम देते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ। सराउंडिंग में लिखा है कि एवरीथिंग आउटसाइड द बाउंड्री, कोई भी चीज़ जो कि बाउंड्री से बाहर हो, वो सिस्टम पे इफेक्ट कर रही हो या सिस्टम उस पर इफेक्ट कर रहा हो, उसको हम सराउंडिंग का नाम देते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाती हूँ। हमारे पास यहाँ पर है एक कप ऑफ टी है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारे पास कप ऑफ टी है और इसके अंदर बहुत गरम गरम जी चाय है। अच्छा, अब इसके अंदर गरम गरम चाय है, होप सो आपको दिख रहा हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा बना देती हूँ ताकि थोड़ा बच्चों को क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ठीक है। इसमें से जो है वो गैस बाहर आ रही है, ठीक है। गैस या फिर हम कह सकते हैं हीट एनर्जी जो है ना, एक्चुअली वो बाहर आ रही है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि गर्म है। अच्छा, हो क्या रहा है कि हमारे पास जिसके अंदर चाय है, एक्चुअल उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग नाम देंगे सिस्टम का। और इस कप की ये जो बाउंड्री है, इसको हम नाम देंगे बाउंड्री का। और ये सारी स्पेस जिसमें ये रखा हुआ है, उसको हम नाम देंगे सराउंडिंग का। अब सराउंडिंग का अफेक्ट सिस्टम पर कैसे होता है और सिस्टम का अफेक्ट सराउंडिंग पर कैसे होता है, उसको समझना है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास ये कप ऑफ टी है और ये बहुत गर्म है। अब आपको पता है हीट एनर्जी कहाँ फ्लो करती है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इधर से सिस्टम पर जा रही है, सॉरी सराउंडिंग्स पर जा रही है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव कर रही है, तो सराउंडिंग पर इफेक्ट हो रहा है। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये बहुत जो है हमारे पास ये कप ठंडा, मतलब कप नॉर्मल साइज पर होता है और उसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव में रखते थे, तो क्या होता है कि माइक्रोवेव की जो सराउंडिंग्स हैं वो तो हमारे पास गर्म है ना, हमने उसको ऑन किया हुआ है, वो गर्म है। तो अब हीट एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी? फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। यानी कि दोनों चीज़ें पॉसिबल है। सराउंडिंग भी सिस्टम पर अफेक्ट कर सकती है और सिस्टम भी जो है वो सराउंडिंग पर अफेक्ट कर सकते हैं। अब जो है वो हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम की। तो हमारे पास जो ओपन सिस्टम होता है, हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ऑल सच थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच कम्युनिकेट विद सराउंडिंग्स इन टर्म ऑफ बोथ मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर आर नोन एज ओपन सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब इसका मास भी ट्रांसफ़र हो, इसकी एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो। एक सिस्टम की एनर्जी और मास ट्रांसफ़र हो रहा हो इन द सराउंडिंग, तो उस सिस्टम को हम ओपन मास का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉइलिंग टी केटल एंड एन ओपन सिस्टम बिकॉज इट ट्रांसफर हीट एंड मैटर स्टीम टू द सराउंडिंग।
क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक बॉइलिंग टी केटल होती है जिसमें चाय उबल रही होती है, एक्चुअली वो ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो हीट भी ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो एनवायरनमेंट में हीट कॉज हो रही होती है। इसी तरीके से मेटल यानी कि उसके अंदर से स्टीम निकल रही होती है, तो वो मास भी ट्रांसफ़र करता है। तो वो क्या है? वो एक ओपन सिस्टम है। अच्छा, एमडी कट में कई बार ओपन सिस्टम से रिलेटेड एक जिसे हम कहते हैं कि फ्रेगमेंट दिया जाता है, अ हॉट कप ऑफ टी। आपसे पूछा जाता है कि इज़ इट एन ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट अ हॉट कप ऑफ टी इज़ एन ओपन सिस्टम, क्योंकि आपको नहीं पता वो गर्म है जिसकी वजह से वाटर वेपर्स उसके अंदर से चाहे थोड़ी तादाद में लेकिन निकल रहे होते हैं, तो मास ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। Next we have closed system. All such thermodynamic systems which do not allow the exchange of mass but permit the energy. वो सारे सिस्टम जो कि मास को जो मास होता है उसको मतलब कि उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। मास के अलावा जिस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने वाले सारे सिस्टम्स को हम नाम देते हैं क्लोज सिस्टम का। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल देखें तो हॉट कप ऑफ टी इन अ क्लोज बॉटल, ठीक है। अब देखिए हॉट कप ऑफ टी है लेकिन वो क्लोज्ड बॉटल के अंदर है, तो जब बॉटल बंद है तो उसमें से वाटर वेपर्स नहीं निकल सकते इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, क्योंकि बॉटल जो है वो क्लोज है। तो इसका मतलब कि मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है बल्कि जस्ट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। ओपन और क्लोज के साथ एक और सिस्टम होता है जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक जो है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन ये क्या है, हमारे पास एक ओपन सिस्टम है। अब इस ओपन सिस्टम में हमारे पास हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है, मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना। हीट भी हो रही है और ट्रांसफ़र, और एक मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं किसका? ओपन सिस्टम का। फिर आ गया नॉन ओपन सिस्टम यानी कि क्लोज सिस्टम। अच्छा, इसकी एग्जांपल ना मैं आपको वैसे ही समझाती हूँ, क्योंकि डायग्राम से भी समझ आ ही जाएगा, लेकिन अगर वैसे समझेंगे ना तो आई थिंक ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास यहाँ लिखा है कि ऑल सच थर्मोडायनेमिक्स विच नीदर एक्सचेंज मैटर और नॉन एनर्जीज टू द सराउंडिंग, यानी कि ना ही वो जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, ना ही वो मास ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसे सिस्टम्स हम उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हॉट कप ऑफ टी है, ठीक है। क्या है? हमारे पास एक हॉट कप ऑफ टी है और अब इसमें से वाटर वेपर्स भी निकल रहे हैं थोड़े से, और ये अपने इधर इर्द गिर्द जो है वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से मास भी निकल रहा है और एनर्जी भी निकल रही है, इसको हम नाम देंगे किसका? ओपन सिस्टम का। फिर यही कप ऑफ टी है जो कि हॉट भी है, लेकिन इसको हमने किसी प्लेट के थ्रू ढक दिया, ठीक है। अब इसमें से मास नहीं निकल सकता, क्योंकि वो तो जो भी मास है वो प्लेट से ढक गया ना, तो अंदर ही रहेगा, लेकिन ये हीट एनर्जी अब भी ट्रांसफ़र करेगा क्योंकि ये गर्म है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा हो और मास नहीं ट्रांसफ़र करे, उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का इमेजिन करें, ये कप ऑफ टी ऐसी हालत में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि एनर्जी कहाँ मूव करती है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इस कप ऑफ टी में हीट ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है, हीट एनर्जी ज़्यादा है और सराउंडिंग में कम है, तो वो हीट एनर्जी इस कप से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होती रहेगी। कब तक ट्रांसफ़र होगी? जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए और ये कप ऑफ टी जो है जो कि हॉट है वो रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। तो वो टाइम जब ये हॉट कप ऑफ टी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा और ना इसमें से मास निकल रहा होगा और ना इसमें से एनर्जी निकल रही होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ना, तो हीट तो नहीं निकल रही। जब रूम टेम्परेचर पर आ गया, सराउंडिंग जितना हमारे पास टेम्परेचर मेंटेन हो गया इसका, तो ना हीट निकलेगी ना मास निकलेगा। तो इस सिचुएशन को नाम देते हैं किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम लोग जो है ना वो आते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर, देन फिर हम स्टेट फंक्शन की बात करेंगे। अच्छा, इन स्टेट ऑफ सिस्टम में हमारे पास लिखा है कि अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेड टू बी इन सर्टेन स्टेट इफ सम वन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मोल्स आर नोन विद अ चेंज ऑफ वन और मोर ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, दिस सिस्टम चेंज स्टेट। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है? चेंज इन स्टेट का मतलब है कि एक सिस्टम
जिसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स चेंज हो रहे हैं। 3 चीज़ें हमें गिवन है। क्या गिवन है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स। कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है ना, 1 और मोर ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंजेस, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम ने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल इन अ केमिकल रिएक्शन द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड बाय H1। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, जो पहले रिएक्टेंट होते हैं उनको H1 कहा जाता है, और फिर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है उसको H2 कहा जाता है। तो अब H निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले में से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है। पहले वाली जो थी, पहला हमारे पास जो H था वो हमारी इनिशियल स्टेट थी उनकी रिएक्टेंट्स की, और जो बाद वाला था वो उनकी फाइनल स्टेट थी। अच्छा, अब हमने अभी डिस्कस किया स्टेट ऑफ सिस्टम को, अब हम स्टेट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। बहुत MCQs आते हैं MD-CAT में रिगार्डिंग द स्टेट फंक्शन, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A state function is thermodynamic parameter which is dependent on initial and final state of the system, and it's dependent of how the changes occurred. Example of state functions are internal energy, enthalpy, temperature, volume. अच्छा, स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा एक हमारे पास जो है वो पैरामीटर है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई ना कोई शुरुआत और आखिर लाजमी होगा। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दिया हुआ है? इंटरनल एनर्जी। आपने देखा होगा इंटरनल एनर्जी हमारे पास E1 इनिशियल इंटरनल एनर्जी और E2 फाइनल इनिशियल एनर्जी। ठीक है। फिर दिया हुआ एंथैल्पी। एंथैल्पी भी हमने वही देखा है, अभी यहाँ पे देखा है ना हमने एंथैल्पी, इनिशियल एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी। टेम्परेचर भी T1 T2 होता है। ठीक है। वॉल्यूम भी V1 V2 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आप लोग को एक MCQs बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको तकरीबन पास पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा। ये हमारे पास बहुत बार जो है ना ये चीज़ पूछी जा सकती है, पूछी जाती है बल्कि कि स्टेट फंक्शन में आपको एग्जांपल्स दे दी जाती है। इंटरनल एनर्जी दे दिया, एंथैल्पी दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, और आपको जो है ये सारी चीज़ें देकर फिर आपसे, और आपको वर्क भी दे दिया, और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो वर्क डन है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्क डन कभी भी आपने W1 W2 नहीं देखा होगा। इनिशियल और फाइनल वर्क डन कुछ नहीं होता, वर्क डन एक ही होता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर हम लोग जो बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, द सम ऑफ। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम के पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपने सिर्फ उसकी फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे किसी भी MCQs में पूछा जाता है कि एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम बताए तो आप कैसे निकालेंगे? H, एंथैल्पी का मतलब H है ना, तो E + PV। E क्या है? इंटरनल एनर्जी, और ये हमारे पास क्या है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है। इस तरीके से आप जो है ना वो उसकी निकाल सकते हैं। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ हीट को हम लोग जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं? द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड अलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ इट प्रेशर एंड वॉल्यूम। सही है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखने की है हमारे पास कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। रिमेंबर दैट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और ये हमारे पास जो है वो मेजर की जाती है किलो जूल पर मोल में। अच्छा, अब आते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शंस की तरफ। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शंस हमारे पास जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक हमारे पास होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एक्चुअली उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, और उसे हम और हीट देंगे तो वो रिएक्शन पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, बजाय इसके कि वो आगे प्रोडक्ट बनाए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में हीट मौजूद है, और वो हीट को अपने अंदर से रिलीज़ कर रहा है, वो अपनी हीट को अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है। और अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर देंगे तो वो रिएक्शन पीछे चला जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन चला जाएगा, वो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझते हैं, फिर हम इनकी वर्डिंग्स भी पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है हमारे पास? एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसको हीट की ज़रूरत होती है, जिसको अगर हीट प्रोवाइड की जाए तो वो हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे हमें 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ये और एंडोथर्मिक रिएक्शन की ये।
अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें अंदर बहुत ज़्यादा हीट है और वो हीट बाहर निकल रही है, यानी कि सिस्टम जो है वो हीट को रिलीज़ कर रहा है। और इसी तरीके से आपको एक कोल्ड वाटर दिया हुआ है, अगर हम इसको हीट देंगे, इस कोल्ड वाटर को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपने दो एग्जांपल देखी, लेकिन एमडीकेट में इस तरीके की बहुत ज़्यादा आपसे एग्जांपल्स पूछी जाती हैं कि अच्छा बताएं कि अगर एक पानी का गिलास रखा है उबलता हुआ, वो एक्सोथर्मिक होगा या वो एंडोथर्मिक होगा। अब आप लोग बताएं, अगर एक पानी का गिलास रखा है जो कि उबल रहा है, एक गिलास पानी का उबल रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, लाजमी इसका कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब आउट, एक्सो मीन्स आउट, यानी कि वो एनर्जी को लूज कर रहा है। विच हीट इज गिवन आउट, हीट एनर्जी बाहर जा रही है सराउंडिंग के अंदर। इन द कोर्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, यानी कि जो भी एनर्जी स्टोर होगी प्रोडक्ट के अंदर वो रिएक्टेंट से कम स्टोर होगी, ठीक है ना। हैंस द रिएक्शंस आर एनर्जीली फेवरेबल एंड ऑफन ऑक्यूर स्पॉन्टेनियसली, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत फास्टली परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। बट सम टाइम वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी टू गेट देम स्टार्ट, लेकिन कभी कभी जो है ना वो आपको एनर्जी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है आप लोगों को कि आप उसको स्टार्ट कर सके, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एक बार चल जाए तो फिर वो बहुत तेज़ी से चलना स्टार्ट हो जाता है किसी प्रोसेस में। द ओवरऑल एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय चेंजिंग एंथैल्पी विद अ नेगेटिव साइन। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा और उसकी एंथैल्पी नेगेटिव होगी तो आप समझ जाइएगा कि उसके वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा और उसकी एंथैल्पी पॉजिटिव होगी तो हमेशा याद रखिएगा कि वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर एंडोथर्मिक में हमारे पास लिखा है दोज हीट इज पुट इनटू द सिस्टम मेकिंग द सराउंडिंग कूलिंग, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास, जैसे अगर हमारे पास या सराउंडिंग या रूम टेम्परेचर पर, तो उस जगह से कभी आप नोट करें, अगर एक पानी का ठंडा गिलास रखें ना तो उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत जो हमारे पास इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ठंडा होगा, ठीक है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा अगर आप कोई बर्फ़ रख देंगे तो उसके साथ की जो इन्वायरमेंट है वो ठंडी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि हमारे पास एंडोथर्मिक सिस्टम करता है। In this reaction, energy is needed to break bond in the reactant and is released when the bond are new formed in the product। और energy जो है वो रिलीज हो जाती है, वो बॉन्ड बनाती है रिएक्टेंट के अंदर और रिलीज हो जाती है हमारे पास जब प्रोडक्ट में आती है, ठीक है। तो जो है वो उसमें हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, दोनों की जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव है, तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी नेगेटिव एंथैल्पी होगी तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और जब भी हमारे पास पॉजिटिव एंथैल्पी होगी तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने जो है ना वो हमेशा याद रखना है। अच्छा, फिर हम लोग जो है ना वो आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अडेप्शन ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है। बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम है, वर्क है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो क्या है, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अभी इसको डिस्कवर किसने किया? ये जो कॉन्सेप्ट था वो J.R. मेयर ने 1841 के अंदर बनाया, लेकिन इसको फिर फॉर्मुलेटेड फॉर्म में जो है वो हेल्महोल्ट्ज़ ने जो है 1847 के अंदर उसको फॉर्मुलेटेड फॉर्म में जो है वो लिखा। अच्छा, स्टेटमेंट जो हमारे पास थी वो क्या स्टेटमेंट थी इसकी, थर्मोडायनेमिक के लॉ की, कि इन एन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के अंदर द नेट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि नेट एनर्जी जो होगी सिस्टम की और उसकी सराउंडिंग की वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो भी एनर्जी हमारे पास एक फिजिकल और या फिर केमिकल प्रोसेस चल रहा है, अब जो एनर्जी है ना वो सिस्टम और सराउंडिंग की वो एक जैसी होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब हिलनी जुलनी नहीं चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा है सिस्टम कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, हाउएवर इट कैन चेंज एनर्जी विद इज सराउंडेड इन अ फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क।
कोई भी सिस्टम है वो अपने अंदर से हीट को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकता, हीट का एक्सचेंज कर देता है। वो किसके साथ एक्सचेंज कर देता है? सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर देता है। सराउंडिंग के साथ किस तरह एक्सचेंज करता है कि वो अपनी हीट जो है वो हीट और वर्क डन जो है वो बाहर सराउंडिंग को फेंक देता है। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर हमारे पास ये एक हॉट कप ऑफ टी है और इसके ऊपर हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि कोई भी सिस्टम हीट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, हीट को ख़त्म नहीं कर सकता। अब ये सिस्टम है, इसके अंदर हीट मौजूद है, ये हीट को ख़त्म नहीं कर सकता। ये हीट को जो है वो किसी भी सूरत में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी स्टेट में सराउंडिंग को दे देगा, सराउंडिंग को ट्रांसफ़र कर देगा। हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम फॉर्मूले की तरफ आएँ तो वी हैव चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू क्यू यानी कि हीट प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब ये क्या क्या चीज़ें हमारे पास है इसको हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर क्यू जो लिखा है इसका मतलब है हीट ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम। ठीक है, या जिसको हम इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं, ये हीट। अच्छा, डब्ल्यू हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्यू जो है वो हीट है। अब डब्ल्यू हमारे पास क्या है? वर्क डन है। और चेंज इन ई क्या है? चेंज इन टोटल एनर्जी यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बातें लिखी हैं कि द साइन ऑफ क्यू इज टेकन पॉजिटिव, तो इट कंसर्न विद हीट एब्जॉर्प्शन। अगर क्यू पॉजिटिव होगी तो हम हमेशा समझेंगे कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर क्यू जो है वो नेगेटिव होगी तो हम समझेंगे हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है। इसी तरीके से डब्ल्यू का लिखा है कि अगर डब्ल्यू नेगेटिव होगा तो इसका मतलब एक्सपेंशन हो रही है, यानी कि वो प्रोसेस जो है ना वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, और अगर तो हमारे पास डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कि वो प्रोसेस जो है वो कंप्रेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास ठीक है कुछ एग्जांपल्स देंगे, लेकिन मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें मुश्किल हो रही होती है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, इससे आप लोग समझ लेंगे तो फिर आपको एमसीक्यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं। अगर तो चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो हम हमेशा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी लेंगे। ठीक है, आपको कोई एमसीक्यूज में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है और वो पॉजिटिव है तो हमेशा आप इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी लेंगे, और अगर वो नेगेटिव है तो हमेशा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी लेंगे। और अगर आपको क्यू की वैल्यू पॉजिटिव में दी हुई है यानी कि हीट की, तो इसका मतलब है हीट सप्लाई हो रही है या हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर नेगेटिव होगा तो हीट को रिजेक्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिलेशन है। फिर अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो हम वर्क डन जो है वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम हो तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव लेंगे। देखिए आप लोग एक बात याद रखें, अगर बाय द सिस्टम है तो मतलब कि वर्क डन हमें सिस्टम करके दे रहा है। अगर सिस्टम हमें काम करके दे रहा है तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और सिस्टम पर हम काम करेंगे यानी ऑन द सिस्टम तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। अच्छा, इसमें हमारा कोई सच काम नहीं है क्योंकि एमडीकेट में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट रिमेंबर द फार्मूला ऑलवेज। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस प्रेशर इन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें मतलब कि डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है एमडीकेट में, लेकिन हमें इस चीज़ को याद रखना है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1.1 में, जिसमें लिखा है कि अ गैसियस केमिकल, अच्छा ये वैल्यू हमारे पास एक याद रखिएगा आप, 1 atm डॉट dm क्यूब इज इक्वल टू 1.01.325 जूल्स। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है गैसियस केमिकल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ सिलेंडर अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm। एक प्रेशर है जिस वो जो कि 1 atm है। ड्यूरिंग द रिएक्शन वॉल्यूम इंक्रीज, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है 3 से 5 तक, तो बाय मूविंग द पिस्टन अपवर्ड कैलकुलेट द वर्क डन एंड एक्सप्रेशन। आप बताएं कि वर्क डन क्या होगा, उसको किलो जूल में एक्सप्रेस भी करें। तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखें, अब हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंस द वर्क डन इज एक्सपेंशन, क्योंकि वर्क डन जो है हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है वर्क डन में, तो हम साइन जो है वो प्रोसेस का नेगेटिव लेंगे। ठीक है, वर्क डन का, और प्रेशर वॉल्यूम शुड भी, अब हमने पीछे प्रेशर और वॉल्यूम का जब भी साथ जिक्र आया तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी चेंज इन वॉल्यूम। तो हमने बस फॉर्मूला पुट कर लिया, चेंज इन वॉल्यूम में 3 से 5 जा रही है तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे ना, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? 1.01.325 जूल्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस जूल को हमने किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम इस पॉइंट को जो है वो यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और आगे चलते रहेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? 0.20
26 किलो जूल। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजीली जो है वो हमने ये चीज़ें जो है वो कर ली हैं सॉल्व। ठीक है, अब हमारा 11.2 एग्जाम्पल लिखिए कि बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन एन ऑटोमोबाइल इंजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इफ द gases do 675 joules work in pushing the piston outward and the system lose 435 joule heat to the surrounding. Calculate the internal energy. आपको सारी कंडीशंस दे दी गई हैं और आपको कहना है जो इंटरनल एनर्जी है उसे कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखा हुआ था। वो क्या था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट गेन और हीट लॉस प्लस वर्क डन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास हीट हम देखेंगे, हमारे पास हीट जो है वो लिखी हुई है कितनी, 435 जूल्स। देखिए पिस्टन आउटवर्ड है और एंड द सिस्टम लूज है। जब सिस्टम लूज कर रहा है इसका मतलब नेगेटिव हीट है। ठीक है ना, सिस्टम लूज कर रहा है। फिर हमारे पास वर्क डन हम देखेंगे तो हमारे पास वर्क डन यहाँ पर है 675 जूल। इफ द गैसेस डू वर्क इन पुशिंग द पिस्टन, यानी कि वर्क डन हो रहा है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा और बाय द सिस्टम होगा तो प्लस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो है वो गैसेस वर्क डन कर रही हैं पिस्टन पर, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो डब्ल्यू जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, वर्क डन माइनस में आएगा और चेंज इंटरनल एनर्जी निकालनी है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि आंसर्स किलो जूल में निकालना है, हमारे पास तो जूल में आती है वैल्यू एनर्जी की। तो जब भी आपको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो ये 3 दफ़ा डॉट आगे चला जाएगा और आंसर विल बी -1.11। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, यानी कि वो सारी एप्लीकेशन जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है आइसोकोरिक प्रोसेस की बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है आइसोबैरिक प्रोसेस की बात हो रही है। कह रहे हैं कि सो फार वी हैव लर्न categorically that heat absorbed evolves in chemical process is related to the internal energy and प्रेशर वर्क डन। जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है वो सब कुछ इंटरनल एनर्जी और जो हमारे पास प्रेशर वर्क है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। नाउ वी कैन ऑल सी दैट हाउ द इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल टू द प्रोसेस दैट ऑक्योर इन द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम आगे ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का लॉ है वो कैसे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है। तो देखिए हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होती है किसके, हीट एनर्जी प्लस वर्क डन। देखिए हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है बराबर होती है हीट एनर्जी और वर्क डन के। अगर हम इसमें से हीट एनर्जी निकाल लें तो बराबर हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के। अब अगर हम लोग वर्क डन को फॉर्मूला खोलें, वर्क डन का फॉर्मूला खोलें, हमने पीछे ही फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू माइनस पी चेंज इन वॉल्यूम, पी क्या है प्रेशर, माइनस पी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने अभी पीछे पढ़ा है फॉर्मूला। तो अब जब हमारे पास वॉल्यूम और हमारे पास जो प्रेशर है वो जीरो होगा या उनमें से कोई एक चीज़ भी जीरो होगी तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई मतलब डब्ल्यू जीरो हो गया। तो जब हम उस डब्ल्यू को इसमें ऐड करेंगे तो हीट एनर्जी बराबर हो जाएगी चेंज इन ई के, यानी कि इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, यही चीज़ हमें इधर बताई गई है। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुई, अगर चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये चेंज इन वॉल्यूम P से मल्टीप्लाई होगी वो भी जीरो हो जाएगा, W से मल्टीप्लाई होगी वो भी जीरो हो जाएगा और फिर जब वो हीट में प्लस होगी तो हीट एनर्जी खाली बराबर होगी किसके, इंटरनल एनर्जी के। अच्छा, अब जो है ना फिर हमारे पास नेक्स्ट आता था प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट एक ओवरव्यू दिया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या फ़र्क होता है। अब हम लोग बिल्कुल थ्योरी से पढ़ेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर में एक्चुअली होता क्या है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो रहा है कि एक हमारे पास जो है ना वो कंटेनर है, उसके अंदर पिस्टल लगा हुआ है। ठीक है, और पिस्टल जो है वो हमारे पास इस वक्त वॉल्यूम जो है वो एक है, इसमें भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है। टेम्परेचर T1 है, इधर T2 हो गया, इधर P1 है, इधर P2 हो गया। कह रहे हैं मैंने व्हेन अ रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर किसी भी रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पर चलाया जाए, नो वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, यानी कि वर्क डन हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप कहीं लिख लें। जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वर्क डन जीरो होगा, ना वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा ना वर्क डन बाय द सिस्टम होगा।
इन दिस सिचुएशन इंटरनल एनर्जी चेंज मस्ट बी इक्वल टू द हीट ऑफ द रिएक्शन, और हमेशा जो भी चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में वो बराबर होगा किसके, हीट के। ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है हीट के, और वर्क डन होगा जीरो। कब, कांस्टेंट वॉल्यूम में। कांस्टेंट वॉल्यूम कब होता है, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा चेंज इन हीट के बराबर होगी। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और वर्क डन जीरो होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर में ये होता है आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाती है, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। इसमें कह रहे हैं इन इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट मैनी केमिकल रिएक्शन इन लैब्स और वर्कशॉप्स आर कैरीड आउट इन ओपन वेसल्स। ये बहुत जगह जो है वो फैक्ट है और देखा गया है कि केमिकल रिएक्शन जो लैब्स या फिर वर्कशॉप्स में हो रहे होते हैं वो ओपन वेसल्स के अंदर होते हैं, यानी कि खुली वेसल्स के अंदर होते हैं। दिस मीन दे आर कैरीड आउट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब है कि उनका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर ये ओपन नहीं होंगे ना तो हम ऊपर से प्रेशर इसको मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ओपन होगी तो प्रेशर इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर है। इन अ मैनर ऑफ थर्मोकेमिकल एक्सपेंशन दस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मस्ट बी लाइक कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हमारे पास क्या किसकी इक्वेशन बनेगी, कांस्टेंट प्रेशर की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट अमाउंट ऑफ हीट माइनस पी चेंज इन वी। अब इसका क्या मतलब है, प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा और चेंज इन वॉल्यूम हमने लिखनी होगी। ठीक है, फिर लिखा है वेयर क्यू इज द हीट फ्लो टू फॉर्म एट द कांस्टेंट प्रेशर। क्यू क्या है, इसमें हमारे पास हीट है जो कि उसके अंदर है, कंटेनर के अंदर, वेसल के अंदर, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और पी चेंज इन वी इज वर्क डन विद चेंजिंग द वॉल्यूम। ठीक है, अब देखें अगर इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर इक्वेशन बनती है फॉर कांस्टेंट प्रेशर हीट अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन को अगर हम खोलकर लिखेंगे तो हमारे पास प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम दोनों आपस में एक दूसरे का प्रोडक्ट, यानी कि प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है वर्क डन। ठीक है, अच्छा फिर इसी से हमने जो है वो हमारे पास हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को E2 माइनस E1 कर दिया और चेंज इन वॉल्यूम को V2 माइनस V1 कर दिया। तो इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 होती है इंथैल्पी, H चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, सॉरी H का क्या मतलब होता है, चेंज इन इंथैल्पी। तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर में हमारे पास जो हीट होती है वो बराबर होती है चेंज इन इंथैल्पी के। अगर हम इसको फर्दर आगे लेकर चलें तो इंथैल्पी हम लोग को कैसे पता चलता है, कोई भी रिएक्शन हमारे पास लिखा हुआ है और उसकी चेंज इन H की वैल्यू इफ़ पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। अगर हमारे पास चेंज इन H की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इस चीज़ को अपने याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो है हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारे पास इंथैल्पी का क्या मतलब होता है, इंथैल्पी चेंज का मतलब होता है जो भी हीट एनर्जी हमारे उस रिएक्शन के दरमियान में एब्जॉर्ब हुई है या फिर निकल गई है, या तो रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, दोनों में से जो भी हीट एनर्जी हुई है उसके चेंज को हम इंथैल्पी चेंज कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब हमारा ये वाला पोर्शन कवर हो गया, अब हम लोग किस पे आएंगे, हेज़ेस लॉ पे। हेज़ेस लॉ में हम लोग एक्चुअली करते हैं क्या, इंथैल्पी चेंज कैलकुलेशन, यानी कि हम इसमें ये चीज़ चेक करते हैं कि हमारी जो इंथैल्पी है वो चेंज हो रही है तो उसकी क्या कैलकुलेशन है उसको देखते हैं हेज़ेस लॉ में। अच्छा, इसमें हमारे पास लिखा है द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सम रिएक्शन एज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर मेथड। ये इंपॉर्टेंट MCQs लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है चेंज इन एंथैल्पी किस चीज़ से मेजर की जाती है। चेंज इन एंथैल्पी जो है वो कैलोरीमेट्रिक मेथड से जो है वो चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। हाउएवर एक्सपेरिमेंटली इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट रिएक्शन। देखिए, अगर मॉडरेट रिएक्शन है तो हम लोग इजीली उसका चेंज इन एंथैल्पी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रिएक्शन बहुत ही स्लो चल रहा है, यानी कि सालों तक चलने वाला रिएक्शन है, या फिर अगर जो वो रिएक्शन है वो बहुत तेज़ी से बहुत फटाफट हो जाता है, तो उस दोनों टाइम में हमें जो है वो मुश्किल होगी चेंज इन एंथैल्पी निकालने में। लेकिन अगर रिएक्शन मॉडरेट होगा तो हमें जो है वो ईजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ कार्बन। अब हम लोग कार्बन की कंबशन करवा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर जो है उसकी कंबशन करा रहे हैं ग्रेफाइट की, तो गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले, तो ये हम लोग जो है वो कैलोरीमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी है, हम कार्बन की कंबशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड उससे हमें मिल रहा है। इसकी इंथैल्पी चेंज हमारे पास माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल आ रही है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है वो हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अगर हम इसको और हीट देंगे तो ये प्रोसेस प्रोडक्ट बनाने के बजाय रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा
फर्दर द सेम इज ट्रू फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर इसी तरीके से हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हम लोग कन्वर्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड के, तब भी हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज है वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों इंथैल्पी चेंज की वैल्यूज़ आप याद रखिएगा। इन दोनों इंथैल्पी चेंज की वैल्यूज़ आपसे पूछी जा सकती हैं MDCAT में। इन दोनों मतलब जो भी चीज़ आपके पास बुक लाइन में मौजूद है ना वो आ सकती है, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा कंबशन देखें, एक बात याद रखिएगा, जब भी कंबशन या ऑक्सीडेशन का वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई चीज़ हम जो है वो कंबस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी ऑक्सीडेशन या कंबशन का मतलब यूज़ होगा वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो होगा उस इक्वेशन के अंदर, और हमेशा उसकी इंथैल्पी माइनस में होगी, यानी कि हमेशा वो जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, वो हीट को रिलीज़ कर रहा होगा। और अगर हम उसको और हीट प्रोवाइड कर देंगे तो वो प्रोडक्ट बनाने के बजाय पीछे जाकर रिएक्टेंट बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अच्छा दूसरी बात हमारे पास यहाँ पर जो है वो introduce a law of thermochemistry based on his observation on cyclic thermochemistry change which involve different rules. This is known as Hess's law of enthalpy. अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो इंथैल्पी की एनर्जी साइकिल जो है वो हमारे पास गिवन है, लेकिन अगर पहले हम इसको रूट 1 और रूट 2 यानी कि हमें 2 रूट गिवन है। एक तो रूट ये गिवन है ना हमारे पास कि हम लोग यहाँ से जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो डायरेक्ट इधर आ गए। ठीक है, और एक पहले ये वाला स्टेप हुआ फिर ये वाला स्टेप हुआ, दोनों स्टेट में हमारे पास जो इंथैल्पी है वो सेम आएगी। इसको हम अगर आगे से देखें और स्टेटमेंट पढ़ें हैज़र्स लॉ की, तो स्टेटमेंट बोलती है कि इफ़ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी ब्रॉट about in more than one pathway the net enthalpy change is the same provided that the initial and final states are same। अगर तो इनिशियल और फाइनल स्टेट किसी भी रिएक्शन की सेम होगी तो उसका जो इंथैल्पी चेंज है वो भी सेम होगा। जैसे अगर इस डायग्राम के ज़रिए हम लोग समझें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका हमारे पास जो है वो फाइनल पॉइंट है। अब यहाँ से हमारे पास पाथ 1 है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और पहले प्रोडक्ट पे जाके ख़त्म हो गया। इसका जो इंथैल्पी चेंज आएगा वो बराबर होगा किसके, पहले एक प्रोडक्ट बनाया फिर दूसरा फिर तीसरा, यानी कि फाइनल और इनिशियल तो सेम है लेकिन बीच में 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इसका भी हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज है वो सेम आएगा, यानी कि चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंथैल्पी 1, चेंज इन इंथैल्पी 2 एंड चेंज इन इंथैल्पी 3। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है चेंज इन इंथैल्पी, जो एक पाथवे का इंथैल्पी है वो बराबर होगा इसके इंथैल्पी के, सेकंड पाथ के पूरे इंथैल्पी के। ठीक है, इंथैल्पी 1, इंथैल्पी 2 और इंथैल्पी 3 के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। चाहे आप रिएक्शन एक स्टेप में करो या ज़्यादा, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है वो हमेशा सेम रहेगी। और हीट एनर्जी क्या होती है हमारे पास, चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, इस चीज़ को आपने जो है ना वो याद रखना है। वही बात यहाँ पे लिखिए ए इज़ कन्वर्टेड टू जेड, यानी कि ए को हम लोग ने जेड बनाना है। अब 2 डिफरेंट पाथवे से बन रहा है, एक तो हमारे पास है डायरेक्टली जेड बना दो ए को। ठीक है, इसमें एक चेंज इन इंथैल्पी हमारे पास आएगी, लेकिन एक स्टेप यह है कि हम लोग पहले जो है वो इंटरमीडिएट स्टेप से कंप्लीट करें, मतलब कि दरमियान के कुछ और स्टेप्स डालें। पहले ए को एक्स बनाएं, फिर एक्स को वाई और फिर वाई को जेड। दोनों पाथवे चेंज हैं लेकिन दोनों की इंथैल्पी हमारे पास सेम आएगी क्योंकि इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस दी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है ग्राफ है फॉर MDCAT, लाइक सब्सटेंसेस हैं उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं। ऑल प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं इनके, कि इस पे ये बिल्कुल स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है ना, स्टेट्स उनके। गैशियस 25 डिग्री सेंटीग्रेड 180, ये सारे आप लोगों ने जो है वो याद करना है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की तरफ आते हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हमारे पास लिखा है कि इट इज़ द इंथैल्पी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर कंप्लीटली रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट विद द कंडीशन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट इंथैल्पी उस स्टेट को कहते हैं कि जब हमारे पास जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं जिस स्टेट में वो पाए जाते हैं उसी स्टेट में वो रिएक्ट कर रहे हों फिक्स नंबर ऑफ मोल्स के साथ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वापस से रिपीट कर देती हूँ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई रिएक्टेंट, कोई केमिकल रिएक्शन हो और उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो उसी स्टेट में पाए जाएं जिस स्टेट में वो मौजूद होते हैं। जैसे अगर मेटल है तो वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में होगा, और इसी तरीके से अगर हमारे पास मर्करी है तो वो लिक्विड स्टेट में होता है तो वो उसी स्टेट में होगा। और उसी स्टेट में अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो वो सॉलिड स्टेट में हो, गैस है तो गैस स्टेट में ही हो, यानी कि उसकी स्टेट चेंज ना हुई भी हो। अगर स्टेट सेम के साथ, वो सेम मोल्स के साथ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसमें हमारे पास एग्जांपल दी हुई स्टैंडर्ड इंथैल्पी रिएक्शन की, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारे पास निकल जाएगा इंथैल्पी रिएक्शन। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ गिवन है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंथैल्पीज बताएंगे। ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इसकी इंथैल्पी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले आप लोग इनऑर्गेनिक को याद कर लें, अगर टाइम बचता है तो ऑर्गेनिक को भी याद करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी से क्वेश्चन दिया हुआ है 11.3 में, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रही है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या मतलब है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोपेन को जो है वो कंबस्ट किया जा रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, अब इसमें होगा क्या हमारे पास कि हमने नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 7 नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। हमारे पास यहाँ पर जो लिखी जाएगी चीज़ वो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की चेंज इन एंथैल्पी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितने मोल हैं 3, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो H2O की दी हुई है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -25 वो लिखेंगे, और कितने मोल्स हैं 4 मोल्स हैं, ठीक है। ये इक्वेशन लगाई। अब हमने किसके लिखने हैं मोल्स, रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट की हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है -103.9 वो लिखी, मल्टीप्लाई किया, मोल्स कितने हैं 1 मोल है तो 1 मोल लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वही इसकी चेंज इन एंथैल्पी होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं बॉर्न हैबर प्रोसेस की तरफ। बॉर्न हैबर प्रोसेस की तरफ आते हैं। बॉर्न हैबर प्रोसेस में हमारे पास जो है वो बॉर्न हैबर प्रोसेस साइकिल इज डेवलप्ड बाय 2 जर्मन केमिस्ट मैक्स बॉर्न एंड फ्रिट्ज हैबेट। ये दो जो हैं हमारे पास जर्मन केमिस्ट थे, एक मैक्स बॉर्न और एक फ्रिट्ज हैबेट, जिनके दोनों के नाम मिलाकर लाइक बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो रखा गया। 1919 में लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड विद सम अदर एनर्जीज इन्वॉल्व इन देयर फंक्शन। इन्होंने एक चीज़ जो है हमें बताई थी। अब वो चीज़ थी क्या कि एंथैल्पी चेंजेस से आयोनिक सॉलिड कैसे बनता है, उस चीज़ को जो है ना वो बताया था। इट इज़ अ साइकिल ऑफ एंथैल्पी चेंज इन विच एन आयोनिक सॉलिड इज थ्योरेटिकली फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। यानी कि आयोनिक सॉलिड जो है वो इन्होंने थ्योरेटिकली बताया था कि किस तरीके से अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से बन सकता है एंथैल्पी चेंज से। अच्छा, यहाँ पे हमें लिखा है कि हेज़ेस लॉ एंड जनरली यूज टू डिटरमाइन लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हेज़ेस लॉ हमारे लिए किस लिए यूज होता है, हेज़ेस लॉ यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए किसी भी आयनिक सॉलिड की लेटिस एनर्जी। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेटिस एनर्जी ऑफ अ बाइनरी आयोनिक सॉलिड डिटरमाइन बाय यूजिंग हैबर साइकिल, लेट्स टेक सॉलिड सोडियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि कैसे हमारे पास जो है वो हाउ द लेटिस एनर्जी ऑफ अ बाइनरी आयोनिक सॉलिड डिटरमाइन, कैसे उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द बॉर्न हैबर साइकिल। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है किसकी, सोडियम क्लोराइड की। वी स्टार्ट बाय राइटिंग अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अच्छा, बन किससे रहा है, उसके एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद है। NaCl हमारे पास सॉलिड होता है, नमक की फॉर्म में जो होता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में, ठीक है, वो सॉलिड है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर पूरी उसकी इक्वेशन दी गई है और एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी हमारे पास जो है वो माइनस में आया, यानी कि ये हमारे पास जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ जो है वो इसके स्टेप्स गिवन है। सब्लिमेशन ऑफ सोडियम और आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम किस तरीके से हुई, पहले सब्लिमेशन होगी, ठीक है, उसके बाद आयोनाइजेशन होगी सोडियम की, फिर हमारे पास डिसोसिएशन होगी गैसियस क्लोरीन की, उसके बाद फॉर्मेशन होगी क्लोरीन आयन की, और फिर फॉर्मेशन होगी सॉलिड NaCl की। ये बस स्टेप्स आप लोगों ने जो है ना वो इसके पक्के याद रखने हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसके स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों ने याद करने के, इस स्टेप में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वेट अ सेकेंड। अच्छा, फिर हमारे पास ये एक और जो है MCQs है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है हमारे पास आखिर में सारा जो है वो कैलकुलेशन करके बता दिया कि सारी इंथैल्पी को प्लस कर दिया कि पहली इंथैल्पी हमारे पास कितनी थी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, इंथैल्पी ऑफ हमारे पास जो है ये वाली इलेक्ट्रो एफिनिटी, और इसी तरीके से सारी इंथैल्पी को प्लस करके हमारे पास जो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा उसको प्लस करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो आज का चैप्टर था वो कम्प्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद जो है वो मैं आगे पहले फर्स्ट ईयर को कम्प्लीट करके केमिस्ट्री को, फिर इंशाल्लाह ताला सेकंड ईयर केमिस्ट्री पर आऊँगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।